Hello students, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो फाइनली जो बच्चे इस सीरीज़ से जुड़े हैं, जो इस चैनल से जुड़े हैं, उन सभी को ऑलरेडी पता है कि हम लोगों ने बायो का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है विद द फुल नोट्स। मतलब कि हम लोग पूरे नोट्स की हेल्प से सब कुछ कंप्लीट किया है। एंड अगर अभी भी उसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आई थिंक आप लोगों को सारे कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाती हैं। तो मेरे को लगा कि वो वाला जो सीरीज़ हम लोग चैप्टर नंबर 1 में जैसे कर रहे थे वैसे मुझे चैप्टर नंबर 2 में भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करती हूँ मुझे नहीं लगता कि बच्चों को एक बार में याद हो जाता होगा, बट जो नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ उसके हेल्प से वो बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो वही तरह सेम प्रोसेस हम लोग चैप्टर नंबर 2 में भी फॉलो करेंगे, जो हमारा रहने वाला है नियंत्रण एवं समन्वयन। आप सबको पता है, जिन लोग बच्चों के पास बुक होगी उनको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हमारा है नियंत्रण एवं समन्वयन, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है उद्दीपन अनुक्रिया। इसको मैंने लिखवाया तो नहीं है बट ओरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, उसके बाद जो आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला, जो आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, चाहे आप उसे 2x पे करके देखो, चाहे स्पीड बढ़ा के देखो, चाहे थोड़ी देर बाद देखना, बट ये वाला कंसेप्ट आपको कवर करना है, वो है तंत्रिका तंत्र या फिर न्यूरॉन की संरचना। एंड वीडियो के लास्ट में मैंने उसका डायग्राम भी बताया है। ये तो वाला जो डायग्राम है ये आप क्लास 9th में भी पढ़े हो, 10th में एंड 11th में भी पढ़ोगे, तो यही लिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। एंड डायग्राम जो है उसको भी आप फेयर में बना लेना जो आप नोट्स बनाते हो। बाकी ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। एंड बी पेशेंटली, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोग ये लेक्चर को अच्छे से कवर करिएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फाइनली स्टूडेंट्स, आप सबको जिस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा था, जिस चैप्टर के लिए, वो चैप्टर हम लोग आज अपना स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वयन। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका ये जो पूरा सिलेबस है लास्ट नवंबर या दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग पूरा जनवरी आप अपना इसको रिवीजन कर सकें। और आपके पास नोट्स रहेगा तो आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम लोग देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जो बायोलॉजी का क्लास 10th का रहने वाला है। एंड आई होप कि जो पहला चैप्टर हम लोगों ने पूरा कवर किया है, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, साथ ही नोट्स बनाए होंगे और सारे कंसेप्ट आपको क्लियर भी होंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं है उसमें। तो कोई क्वेश्चन ना होने की वजह से मैं समझती हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट एक ही बार में समझ आ गए हैं। वैसे ही मैं उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आएगा। उस चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी पूरा नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि ये पूरा जो नोट्स रहता है इसको मैं खुद ही हैंड रिटन पूरा अच्छे से लाइन टू लाइन पूरा लिखती हूँ। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग देन अपलोडिंग, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग होता है ये, तो यही लिए थोड़ा लेट वीडियो आता है। बट मैं सोचती हूँ कि जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए आपके लिए वो बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशियंट रहे, तो यही लिए थोड़ा टाइम लगता है। बट कोई ना, हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं आगे का जो हमारा है। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो है नियंत्रण एवं समन्वयन। इस चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारा नियंत्रण मतलब कि हम लोग इसमें पौधों में भी देखेंगे और हमारे जंतुओं में भी देखेंगे कि हमारे बॉडी का कंट्रोल, पेड़ पौधे में जो कंट्रोल होते हैं, सारी गतिविधियां जो होती हैं वो सब किन की वजह से होती हैं और क्यों होती हैं। तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सारी गतिविधियों को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम अपना मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको जैसे पता है कि हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, सारे काम हम उसी से सोच समझ के करते हैं। और प्लांट्स में जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनमें हार्मोन्स की वजह से होती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, ताकि आप सबको पता रहे, एक आपका माइंड मैप रहना चाहिए जिससे आपको सब फॉलो करने में आसानी रहे कि अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर किस चीज़ पे रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे तंत्रिका तंत्र के बारे में। आफ्टर डेट हम लोग बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे थर्ड रहेगा वो मानव मस्तिष्क। मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था मस्तिष्क के बारे में। पादपों में समन्वय देखेंगे। मैंने बोला था ना इस चैप्टर में आप लोगों को प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल्स दोनों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा।
आफ्टर डैट जंतुओं में हार्मोन, मतलब कि हम लोग प्लांट हार्मोन तो इसमें पढ़ेंगे ही, पादपों में समन्वय, इसमें हम लोग प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पादप हार्मोन्स भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग जंतुओं में भी हार्मोन्स पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे पौधों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं और जो जंतु होते हैं उनमें कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जितना हो सकेगा एक एक टॉपिक करके हम लोग कवर करेंगे। सो ये चैप्टर आपका हो सके तो 7 to 8 लेक्चर में कवर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है, अब आपका थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं मानव में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तंत्र तथा पेशीय ऊतक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया गया था कि हमारा पहला टॉपिक जो है वो किसके बारे में रहेगा, तंत्रिका तंत्र के बारे में रहेगा। तो हमारे बॉडी का जितना भी कंट्रोल होता है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो सारा कंट्रोल हमारे तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है। आगे हम लोग देखते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा सा। तंत्रिका तंत्र पौधों में नहीं होता है। कट का मतलब होता है कि ये आप लोग पूरा भी लिख सकते हो। तंत्रिका तंत्र पौधों में नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र शरीर का वह नियंत्रण केंद्र है जिसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं शामिल होती हैं, जो विद्युत संकेतों के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच सूचनाओं का संचार करते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, बेसिकली आप समझो कि जो भी तंत्रिका तंत्र है शरीर का वह नियंत्रण केंद्र है जिसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं शामिल होती है। बेसिकली तंत्रिका तंत्र में आपका मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। ओके, मस्तिष्क आपको सबको पता है, और नहीं भी पता है तो आगे आने वाले लेक्चर में हम अच्छे से मस्तिष्क का डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में भी एक डायग्राम है और उस डायग्राम को भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। तंत्रिका कोशिका के बारे में भी बताऊंगी क्या होता है, और रीढ़ की हड्डी, ये सब तंत्रिका तंत्र में ही सम्मिलित होती हैं। इसका काम क्या होता है, जो भी संकेत होते हैं उसको विद्युत के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं का संचार करती है। ओके, सूचनाओं को भेजने का काम अल्टीमेटली आप समझ सकते हो कि जो भी सूचना होती है तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही भेजी जाती है। ओके, आई होप कितना आपको समझ में आगे होता होगा कि नियंत्रण एवं समन्वय। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर आप किताब लेके बैठे होंगे तो उसमें आपको एक टॉपिक और स्टार्टिंग में दिया गया होगा, उद्दीपन एवं अनुक्रिया। इसमें मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं की हूँ, बट अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो मैं ओरली ही आपको समझा देती हूँ उद्दीपन के बारे में और अनुक्रिया के बारे में। ओके, जैसे कि इसको समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी उद्दीपन और अनुक्रिया को। ओके, जैसे मैं उद्दीपन के लिए बोल सकती हूँ कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं और उद्दीपन के प्रति दिखाई गई प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। तो बेसिकली इसमें कह क्या रहा है, जैसे वातावरण में होने वाले परिवर्तन, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ आपका सूर्य ले लेती हूँ और सूरजमुखी का पौधा ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश जिस साइड जाता है तो उसी साइड सूर्यमुखी का फूल जो होता है वो घूम जाता है। तो यहाँ पे उद्दीपन का काम सूर्य करेगा, और सूर्य को देख के जो अनुक्रिया हो रही है, जो प्रतिक्रिया हो रही है, जो रिस्पॉन्स हो रहा है, उसी को हम लोग अनुक्रिया कह देते हैं। ओके, सूर्य यहाँ पे सूर्यमुखी के लिए उद्दीपन का काम है, और उसके बाद सूर्यमुखी का घूमना ये आपके लिए अनुक्रिया का काम है। ओके, ये हो गई उद्दीपन और अनुक्रिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ओके, आगे हम लोग देखते हैं हमारा आगे टॉपिक जो रहने वाला है उसको। सो स्टूडेंट्स, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक द्वारा निर्मित होते हैं जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इससे आपको पता चल गया होगा, आप लोग देख सकते हो नोट्स में कि हमारा अगला टॉपिक जो है वो है तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन की संरचना। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे क्लास 9th में हैं और देख रहे हैं इस लेक्चर को, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड जो क्लास 10th के देख रहे हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। क्लास 9th में भी आप इसको पढ़ चुके हैं, एंड ये आपके 10th में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट भी है। और अगर आप क्लास 11th के भी हो तो आप सबको पता है कि ये क्लास 11th में पूरा चैप्टर इसका दिया गया। तो 9, 10, 11 अल्टीमेटली आप जिस क्लास के रहे होगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आज का लेक्चर। ओके, और अगर आप 10th के हैं तो इस लेवल का पढ़ें, क्योंकि जब आपके बोर्ड में आए तो आप इसको कर सकें, और अदरवाइज जब आप 11th में जाओ तब पर भी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सको, या फिर क्वेश्चन जो इससे पुटअप हो आप उसको सॉल्व कर सको। ओके,
तो हम लोग बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका 1.5 से 2.5 मीटर तक लंबी, मतलब 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती है। एक तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। ओके, ये जो तीनों भाग हैं, पहला होता है कोशिका काय, वृक्षिका, तंत्रिकाज, मतलब कि साइटोन, डेंड्रॉइड्स एंड एक्सॉन। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे एंड इन द लास्ट हम लोग इसका डायग्राम भी देखेंगे। ओके, और आप डायग्राम बनाना चाहो तो उस टाइम लास्ट में आप बना सकते हो, एंड अगर जिसको सिर्फ डायग्राम ही समझना है वो वीडियो को स्किप करके लास्ट वाला पोर्शन आप देख लीजिए। ओके, बाकी जो बच्चे लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं मेरे साथ एंड पूरा स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, अगर उनको लगता है कि इस चैनल पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेक्चर मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ओके, बेल आइकन भी आप दबा सकते हो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अदरवाइज मेरे को इतना बताने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी ओके। सबसे पहला टॉपिक मैं देख लेती हूँ, कोशिका काय क्या है। यह गोल या अंडाकार होती है। अभी जब मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगी आपको तब अच्छे से समझ में आएगा कैसी होती है। गोल होती है और अंडाकार होती है, जिसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। सबसे पहले गोली संरचना है जिसमें एक केंद्रक होता है, तथा कोशिका द्रव्य, मतलब कि इसमें कोशिका द्रव्य भी पाया जा रहा है जिसकी चारों ओर निसल कण पाए जाते हैं। किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। दूसरा पॉइंट, ये कण आरएनए से निर्मित होते हैं। ये बहुत डीप वाली बात है, इसको भी समझ लेना। आई थिंक 9th की बुक में तो नहीं होगा। ये कण आरएनए से बने होते हैं। जो निसल कण हैं वो प्रोटीन युक्त होते हैं और आरएनए से निर्मित होते हैं। इनका कार्य उद्दीपन ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। अभी मैंने आपको उद्दीपन और अनुक्रिया आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कोशिका काय के बारे में। सबसे पहले मैंने इसकी संरचना आपको बता दी। गोला होता है, अंडाकार होता है, प्रोटीन युक्त होता है। अब इसके बाद मैंने बताया प्रोटीन युक्त निसल कण पाए जाते हैं जो आरएनए से बने होते हैं। इनका कार्य भी बता दिया मैंने, उद्दीपन ग्रहण करने के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है वृक्षिका। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही हो ना तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड तेज करके भी देख लीजिएगा। वृक्षिका के बारे में अब हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। ओके, वृक्षिका के बारे में देखते हैं। कोशिका से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं। ओके, जो कोशिका काय है उससे मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही, मतलब कि वहाँ पे अलग अलग प्रवर्ध मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। अभी आप डायग्राम देखोगे ना तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं, और उन्हीं डेंड्रॉन्स से भी और भी पतली पतली निकली होती हैं जिन्हें हम लोग डेंड्रॉइड कहते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं डेंड्रॉन्स एंड डेंड्रॉइड। वृक्षिका और वृक्षिकाओं की बात की जा रही है। ओके, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिकाक्ष। कोशिका काय से न्यूरिलेमा नामक झिल्ली में बंद लंबा व समान मोटाई का बेलनाकार प्रवर्ध निकला होता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। जो छड़ीनुमा संरचना होती है, अभी मैं दिखाऊंगी तंत्रिकाक्ष आपको। लंबी छड़ीनुमा संरचना है जो कोशिका काय से निकली होती है, जो बंद होती है न्यूरिलेमा नामक झिल्ली में। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक छड़ीनुमा संरचना निकलेगी कोशिका काय से जो न्यूरिलेमा नामक झिल्ली से बंद होती है। पूरा एक्सॉन बंद होता है किससे? न्यूरिलेमा नामक झिल्ली से। आगे देखते हैं हम अपने न्यूरिलेमा तथा एक्सॉन के बीच वसा का बना अक्षद होता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। देखो, जो न्यूरिलेमा होता है और एक्सॉन के बीच में वसा का बना एक शीथ होता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो माइलिन शीथ होती है ना, पूरे एक्सॉन पे नहीं होती है, वो कहीं कहीं पर जगह टूटा होता है। उस जगह को हम लोग रैनवियर का नोड कहते हैं। ओके, चलो मैं आपको जितना पढ़ाई हूँ आज इस लेक्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा था हाईलाइट में हम देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे आज न्यूरॉन के बारे में बेसिकली पढ़े हैं। तो मैं बता देती हूँ न्यूरॉन की संरचना जो आप अच्छे से अपना बना भी सकते हैं। ओके, आई डोंट थिंक सो कि इसमें पूरा आ भी रहा है, बट फिर भी मैं आपको दिखा दूंगी ऐसे। सबसे पहले ये ऊपर का पोर्शन है, मैं आपको भी थोड़ा सा नीचे करके भी दिखा दूंगी। ओके, कि इसको आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन है, अच्छे से समझना कि सारे लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हो अच्छे से समझना। देखो, ऊपर वाला पोर्शन जो है कोशिका काय है। ओके, ये देखो कोशिका काय है। सबसे पहले इसको समझो, कोशिका काय सबसे पहले आप लोग पढ़े थे। कोशिका काय में आप लोग देखे थे एक केंद्रक होता है। ओके, और यहाँ पे आप लोग देखे थे कोशिका द्रव्य भी होता है। तो इसमें देखोगे कोशिका द्रव्य रहेगा और प्रोटीन के बने बने छोटे छोटे कण दिख रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं निशल कण। ये तो हो गया कोशिका का है। आई होप कितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। बाकी
ये जो आप कोशिकाएं देख रहे हो, यही में से देखो पतले पतले क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, जो आप देखे थे अभी ना, कोशिकाएं में पतले पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं, छोटे छोटे प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें हम लोग वृक्षिका कहते हैं। ये देखो वृक्षिका। और अगर इनमें बहुत सारे और भी निकल जाती हैं, जैसे इसमें देख लो, तब हम इन्हें वृक्षिकाएं बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया। अब ये जो कोशिकाएं है, इसे आप लोग देखो, ये छड़ीनुमा संरचना, और ये नीचे तक गई है। देखिए ये कोशिकाएं थी, इसे छड़ीनुमा संरचना है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ओके, ये एक्सॉन हो गया, इस पे पाई जाती है। मैंने अभी बोला था न्यूरिलेमा की लेयर पाई जाती है जो पूरे एक्सॉन पे रहती है, और एक्सॉन और न्यूरिलेमा के बीच में ये जो बना है, ये होता है माइलिन शीथ। ओके, ये जो माइलिन शीथ होता है पूरे एक्सॉन पे नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पे छूटा होता है, और उस छूटे हुए जगह को रैनवियर नोड कहते हैं। एंड इन द लास्ट, ये जो आपको एक्सॉन दिख रहा है, इसके लास्ट में आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी संरचनाएं निकली होती हैं और भी प्रवर्त निकले होते हैं, जिन्हें हम लोग सिनैप्स बोलते हैं। मतलब कि ये लास्ट में आपको घुंडियां भी दिखेंगी, जिन्हें हम लोग सिनैप्टिक घुंडियां बोलते हैं। ओके, आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड ये डायग्राम भी आप लोग अच्छे से बना लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।